दोस्तों आज लेकर के आया हूँ आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और टॉपिक है हमारा अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आज कंप्लीट तो शायद नहीं हो सकता, क्योंकि 2-3 क्लासों में कंप्लीट होगा। ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, आपको तभी पता चलेगा कि वीडियो के अंदर है क्या और आपको क्या चाहिए। वीडियो के अंदर क्या आपको चाहिए वो चीज़ें है। यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप YouTube पर जा कर के इससे अलावा 2 या 3, 4, 5 जितने भी चैनल आप वहाँ पर जा कर के इस टॉपिक को देख लीजिए। उसके बाद आप मेरे चैनल पर आ जाइए और इस पूरी वीडियो को देखिए। आप क्या आपको अलग मिलता है, क्या आपको अच्छा मिलता है, क्या आपको बेटर मिलता है। यदि मिलता है दोस्तों तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। ये है हमारा अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम में हम सर्वप्रथम ग्रंथियों के प्रकार की बात करेंगे कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, ग्रंथियां जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। ये ग्रंथियां जो होती है वो क्या होती है? नलिका युक्त होती है। क्या होती है? नलिका युक्त। मतलब इनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है वो नलिका के द्वारा प्रवाहित होगा, नलिका के अंदर सिक्रेशन किया जाएगा, नलिका के अंदर छोड़ा जाएगा। और स्रावित पदार्थ जो होता है वो होता है एंजाइम। स्रावण किसका करती है एक्सोक्राइन ग्लैंड? एंजाइम्स का स्रावण करती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें कि कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है, तो लीवर बहिस्रावी ग्रंथि है, लेक्रिमल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि इसको बोलते हैं, लेक्रिमल ग्लैंड अश्रु ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है। म्यूकस ग्लैंड, इसको हिंदी में श्लेष्मा ग्रंथि बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि है। श्वेत ग्लैंड, हिंदी में पसीना ग्रंथि बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि है। हथेली और पैर के तलवे में दिख पाई जाती है। सिल्वरी ग्लैंड, लार ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं। ये प्रश्न जो है दोस्तों वो राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। सिल्वरी यानी इस तरह से क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है, तो ये ऑप्शन था उसमें। मेमेरी ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं स्तन ग्रंथि, तो दुग्ध का श्रावण करती है। और सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड क्या होती है? बहिस्रावी ग्रंथि होती है। सिबेशियस ग्लैंड क्या होती है? बहिस्रावी। इसको तेलीय ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेलीय ग्रंथि। तो इसके द्वारा स्रावित पदार्थ क्या होता है? एंजाइम्स। उसके बाद दूसरी है बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो श्रावण इनके द्वारा ये नलिका विहीन होती है। ये ग्रंथियाँ जो होती है वो क्या होती है? नलिका विहीन, यानी ये अपना श्रावण नलिका में नहीं छोड़ करके कहाँ छोड़ती है? अपना श्रावण जो है वो कहाँ छोड़ती है? ब्लड में छोड़ती है। कहाँ छोड़ती है अपना श्रावण? ब्लड में। और स्रावित पदार्थ का नाम क्या है? हार्मोन। यानी एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि किसका श्रावण करती है? हार्मोन्स का श्रावण करती है। इसमें क्या होता है? देखिए, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। कोई भी मान लीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बहुत है, हम पूरा अध्ययन करेंगे सभी ग्रंथियों के। जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। इसका हम इस सिस्टम में अध्ययन करेंगे। तो मान लीजिए कोई भी ग्रंथि है, ये ईजी एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इनके द्वारा स्रावित पदार्थ एक्स है। एक्स मान लिया हमने हार्मोन है। स्रावित पदार्थ क्या है? हार्मोन। और ये टारगेट सेल है, इस पर ये काम करेगा। यह हार्मोन आएगा इस टारगेट सेल की झिल्ली पर, यहाँ पर अपना काम करेगा। काम करने के बाद हार्मोन जो है वो अपना काम करने के बाद तुरंत नष्ट हो जाते हैं, यानी मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। हार्मोन्स का शरीर में संग्रहण नहीं होता है, लेकिन एक अपवाद है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन है वो
प्रोथायरोक्सिन के रूप में स्टोर रहता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है प्रोथायरोक्सिन के रूप में स्टोर रहता है, ये अपवाद है। हालांकि हार्मोन जो होते हैं उनका स्टोर नहीं होता है, हार्मोन शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, अपना काम करेंगे टारगेट सेल पर और अपना काम करने के बाद मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। ये दूसरी प्रकार की थी। तीसरी प्रकार की होती है जो दोनों की तरह काम करे, यानी बहिस्रावी की तरह भी काम करे और अंतःस्रावी की भी काम करे, तो उन्हें कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि इन दोनों की तरह काम करेगी, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह। इसके हम उदाहरण की बात करें अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। वर्षण भी मिश्रित ग्रंथि है, अंडाशय भी मिश्रित ग्रंथि है, लेकिन डिपेंड करता है ऑप्शन में। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पूछ लिया जाए निम्न में से मिश्रित ग्रंथि है, उपरोक्त सभी ऑप्शन नहीं हो तो हम अग्न्याशय को मानेंगे, उपरोक्त सभी ऑप्शन हो तो ये तीनों मानेंगे। इनको क्या कहेंगे हम? बहिस्रावी ग्रंथि मानेंगे तीनों को। पेंक्रियाज में देखिए, पेंक्रियाज में दो चीज़, ये देखिए, एक होता है एसिनी का समूह, ग्रुप ऑफ एसिनी, एक होता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस के द्वीप। जो एसिनी का समूह होता है वो बहिस्रावी की तरह काम करता है और अग्न्याशय ग्रंथि 99% बहिस्रावी की तरह ही काम करती है। अब यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि पेंक्रियाज है यानी अग्न्याशय है, बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों ही नहीं, तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? बहिस्रावी, क्योंकि 99% काम क्या करती है? बहिस्रावी, और वैसे ये दोनों की तरह काम करती है। लैंगरहैंस के द्वीप ये अंतःस्रावी की तरह काम करता है और मात्र 1%। लैंगरहैंस के द्वीप जो होते हैं उसमें सेल्स पाई जाती है, कोशिकाएं, ये एल्फा कोशिका, ये बीटा कोशिका, ये गामा कोशिका। एल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। एल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करती है, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन का काम करती है, गामा सेल सोमेटोस्टेटिन का काम करती है। ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज लेवल को कम करता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन इन दोनों पर कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? कम करता है। यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज हो जाएगी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये थी मिक्स्ड ग्लैंड, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। उसके बाद हम देखिए कुछ सामान्य बात कर लेते हैं कि हार्मोन्स और एंजाइम्स की खोज के बारे में। तो ये देखिए एंजाइम, एंजाइम जो शब्द है वो किसने दिया था? डब्ल्यू कुहेने ने दिया था। किसने दिया था एंजाइम शब्द? डब्ल्यू कुहेने ने। खोज किसने की थी? एंजाइम की खोज किसने की थी? बुकनर ने, या बकनर भी आ जाता है, बुकनर या बकनर ने इसकी खोज की थी। सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम, सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा है? जाइमेज। एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं, लेकिन हार्मोन जो है वो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, स्टीरॉयड यानी वसा के बने हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम्स जो होते हैं वो केवल और केवल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन शब्द किसने दिया था? हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने दिया था। किसने दिया था? स्टार्लिंग ने। पादपों में खोजा गया प्रथम हार्मोन, पादपों में खोजा गया प्रथम हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। जंतुओं में खोजा गया प्रथम हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। कौन सा है? सिक्रेटिन। जंतुओं में खोजा गया प्रथम हार्मोन है सिक्रेटिन। उसके बाद हम हार्मोन की प्रॉपर्टीज की बात करें, इसके गुण की बात करें, तो देखिए हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन्स के पहला गुण देखिए आप, विसरणशीलता का गुण, क्योंकि आणविक भार कम होता है, इसमें विसरणशीलता पाई जाती है। हार्मोन्स में विसरित हो जाते हैं, ये विसरणशीलता का गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट है वो कम होता है, आणविक भार है वो कम होता है। हार्मोन एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया नहीं दर्शाते, हार्मोन एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया नहीं शो करते, नहीं दर्शाते। एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? मतलब किसी भी व्यक्ति का हार्मोन किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, दिया जा सकता है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी हार्मोन लो और किसी व्यक्ति के शरीर में आप लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया शो नहीं करते हैं। ज़रूरत के समय स्रावित होकर कोशिका को प्रेरित करने के बाद मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। ये बात मैंने पहले बता दी कि हार्मोन जो है जब जरूरत पड़ेगी तो कोशिका इसको स्रावित करेगी, ग्रंथियाँ स्रावित करेगी, हाइपोथैलेमस को सूचना मिलेगी, वो पीयूष ग्रंथि को सूचना देगा, पीयूष ग्रंथि स्रावित होंगे हार्मोन, पीयूष ग्रंथि है फिर अन्य ग्रंथि को कंट्रोल करती है, तो वहाँ से हार्मोन स्रावित होंगे और काम करने के बाद अपना काम करेंगे और करने के बाद मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाएंगे।
मूत्र के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे, उत्सर्जित कर दिए जाएंगे, यानी स्टोर नहीं होता है हार्मोन्स का हमारे शरीर के अंदर। और अपवाद मैंने बताया था थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन है वो प्रोथायरोक्सिन के रूप में स्टोर रहता है। हार्मोन केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक। और इसके अलावा हार्मोन जो है मैंने बताया कि आपको प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, स्टीरॉइड या वसा के बने होते हैं। केवल प्रोटीन के नहीं, एंजाइम्स केवल प्रोटीन के बने होते हैं। एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन पर क्वेश्चन आ जाता है, इंटरफेरोन क्या होता है। तो देखिए इंटरफेरोन वायरस से संक्रमित कोशिका, इंटरफेरोन वायरस से संक्रमित कोशिका से स्रावित होते हैं। यानी कोई कोशिका है वो वायरल से संक्रमित है, वायरस से क्या है, संक्रमित है, वायरल इन्फेक्टेड है, तो वे कोशिकाएं क्या करेगी, इंटरफेरोन का श्रावण करेगी। किसका श्रावण करेगी, इंटरफेरोन का। और ये इंटरफेरोन क्या काम करेगा, जो उसकी पड़ोसी कोशिका है, पड़ोसी सेल है, उसको प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए सूचना देते हैं। यानी उसे क्या कहते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता। प्रतिरोधकता क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता। तो प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए सूचना देते हैं कौन, इंटरफेरोन। तो इंटरफेरोन किससे स्रावित होते हैं, ऐसे प्रश्न आता है। तो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। काम क्या करते हैं, पड़ोसी कोशिका को रोग से बचाने की कोशिश करते हैं। पड़ोसी कोशिका को कहेंगे कि आप इम्यूनिटी बढ़ाओ, प्रतिरोधकता बढ़ाओ, विकसित करो। ये होते हैं इंटरफेरोन। तो दोस्तों ये थी एंडोक्राइन सिस्टम में सामान्य बात। अब हम अध्ययन करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों का। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम सर्वप्रथम लेकर के आएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ये है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि लेकर के आए हैं हम। पहली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखिए हम सामान्य जानकारी प्राप्त करें, फिर इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स पढ़ेंगे। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्या होती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसका वजन कितना होता है, 0.6 ग्राम। वजन कितना होता है, 0.6 ग्राम होता है। मटर के दाने के समान होती है। कहाँ होती है, अगर मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ होती है, अगर मस्तिष्क में। यानी एक सफिनोइड अस्थि होती है, स्फिनोइड बोन। और सफिनोइड अस्थि की सेलाट्रसी एक गुहा होती है। स्फिनोइड बोन, सफिनोइड अस्थि जो है, इस सफिनोइड अड्डी की एक गुहा होती है। इसमें स्फिनोइड बोन जो इसमें गुहा होती है, उस गुहा को हम कहते हैं सेलाट्रसिका। और यह उस सेलाट्रसिका में स्थित होती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को सेलाट्रसिका भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है, ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं। अगर भाग जिसे हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, अगर भाग को क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। और पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हाइपोथैलेमस से इनफेंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। हाइपोथैलेमस से इनफेंडिबुलम के द्वारा क्या रहती है, जुड़ी रहती है। इनफेंडिबुलम के द्वारा, ये देखिए ये है हाइपोथैलेमस, और ये जो आपको गर्दन दिख रही है ये है इनफेंडिबुलम। इसकी सहायता से पीयूष ग्रंथि जो किससे जुड़ी रहती है, हाइपोथैलेमस। ये पीयूष ग्रंथि है। इसका ये जो पार्ट है ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस, पश्च पार्ट न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये जो है वो ये क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस, यानी अग्रभाग है पीयूष ग्रंथि के। तो अब इन अग्रभाग और पश्च भाग से, यानी एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस से हार्मोन्स का स्रावण होता है। और इनसे होने वाले हार्मोन्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन, यानी एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन में हम पहला हार्मोन लेते हैं एसटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन,
STH, इसे हम GH यानी ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। STH सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, STH की फुल फॉर्म सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन नाम से स्पष्ट है, ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन है। शरीर की वृद्धि के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ये है STH हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कार्य की बात करें, STH हार्मोन क्या करेगा? जनरली वृद्धि कार्य करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन का मतलब है कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से कोशिका बनती है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इंड्यूस्ड करता है, बढ़ाता है। इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है। STH RBC निर्माण में भी सहायक है, RBC निर्माण में सहायक है। लेकिन यहाँ पर नोट लगाकर देखिए आप, किडनी से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्राव होता है। किडनी से जो वृक्क होते हैं, किडनी होती है, उनसे इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्राव होता है और वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन मुख्य रूप से RBC निर्माण को प्रेरित करता है। किडनी से स्रावित होता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन और यह मुख्य रूप से यानी STH हार्मोन RBC निर्माण में सहायक है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो किडनी से स्रावित होता है। ये STH हार्मोन के कार्य थे। अब यदि STH हार्मोन जो है उसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? यदि STH हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो क्या होगा? तो ये देखिए, STH की कमी होने पर क्या होता है? यदि STH हार्मोन की बच्चों में कमी हो जाए, तो STH हार्मोन का काम क्या है? वृद्धि करना। तो बच्चों में यदि इसकी कमी हो गई तो वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो जाएंगे? बच्चे बौने हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं बौनापन यानी ड्वार्फिज्म। बच्चों में यदि कमी हो जाए तो क्या? बौनापन हो जाएगा। यदि हमारे में कमी हो जाए, वयस्क में कमी हो जाए, अडल्ट में कमी हो जाए तो देखिए उसे हम कहते हैं पिट्यूटरी मिक्सोडिमा या साइमन डिजीज। क्या कहेंगे? पिट्यूटरी मिक्सोडिमा या साइमन डिजीज कहेंगे। क्या कहेंगे? साइमन डिजीज। तो ये साइमन डिजीज क्या होती है? इसमें देखिए दोस्तों, साइमन डिजीज में क्या होता है कि यदि STH हार्मोन कम है तो STH हार्मोन का काम क्या है? कोशिका विभाजन, वो कम होगा। कोशिका विभाजन कम होगा तो नई कोशिकाएं क्या बनेगी? कम बनेगी। और जब नई कोशिकाएं कम बनेगी तो पुरानी कोशिकाएं रिप्लेस कम होगी, यानी ओल्ड सेल्स जो है, पुरानी कोशिकाएं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, स्थानांतरित कम होगी। तो जल्दी ही क्या आ जाता है? बुढ़ापा आ जाता है और इसे कहते हैं साइमन डिजीज। ये किस में होती है? वयस्क में। तो STH की कमी से 2 रोग याद रखने आपको, बौनापन और पिट्यूटरी मिक्सोडिमा, 2 डिजीज होती है। उसके बाद यदि STH हार्मोन की अधिकता हो जाए, STH हार्मोन की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए तो क्या होगा? तो ये देखिए, STH हार्मोन की अधिकता हो जाए तो बच्चों में बात करें हम तो बच्चों में हो जाता है दोस्तों गिगांटिज्म। बच्चों में क्या हो जाता है? गिगांटिज्म क्या होता है? गिगांटिज्म होता है कि लंबाई जो है वो सामान्य से क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगी? सामान्य से अधिक हो जाएगी। यानी STH अधिक है तो वृद्धि अधिक होगी तो लंबाई सामान्य से अधिक हो जाएगी और रोग हो जाएगा गिगांटिज्म। उसके बाद वयस्क में बात करें, यदि वयस्क में STH की अधिकता हो जाए, STH अधिक है तो बोन थिकनेस बढ़ेगी, हड्डियों की मोटाई बढ़ेगी और जो फेस है वो गोरिल्ला हो जाएगा, गोरिल्ला फेस हो जाएगा। फिंगर और हैंड्स, अंगुलियां और हाथ जो और जबड़े जो वो असामान्य हो जाएंगे और इसे हम कहते हैं एक्रोमेगाली। तो और एक हंच कुबड़ भी हो जाती है। तो STH की अधिकता से बच्चों में तो होता है गिगांटिज्म और वयस्क में होता है एक्रोमेगाली एंड कुबड़, एक्रोमेगाली एंड कुबड़। तो इसमें आपको मुख्य 2 रोग याद रखने, STH की अधिकता से गिगांटिज्म और एक्रोमेगाली हो जाते हैं। एक्रोमेगाली में क्या होता है? रूप विकार हो जाता है, गोरिल्ला फेस हो जाता है, अंगुलियां हैं, हाथ है, ये क्या हो जाते हैं? जबड़े असामान्य हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं, इनमें हड्डियाँ मोटी हो जाती है। तो ये थी STH की कमी से होने वाला रोग, STH की अधिकता से होने वाला रोग। ये पहला हार्मोन पढ़ा हमने STH-GH, जो कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। अब हम दूसरा हार्मोन की बात करते हैं। दूसरा हार्मोन है TSH हार्मोन। TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यह हार्मोन देखिए दोस्तों क्या करेगा? स्रावित किससे हो रहा है? पीयूष ग्रंथि से, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग का अर्थ होता है प्रेरित करना। क्या? प्रेरित करना। इसका मतलब TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करेगा,
यानी यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है और थायराइड ग्रंथि फिर थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। अब थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, कमी से क्या होता है, अधिकता से क्या होता है, ये बात हम थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे तब करेंगे। फिलहाल हम पीयूष ग्रंथि पढ़ रहे हैं। ये दूसरा हार्मोन था। तीसरे हार्मोन की बात करें तो तीसरा हार्मोन ACTH और इसकी फुल कोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो का मतलब एड्रिनल, कोर्टिक का मतलब है, कोर्टिको का मतलब है कोर्टक्स भाग, यानी यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टक्स भाग को हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करता है। यानी एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एड्रिनल कोर्टक्स भाग यानी बाह्य भाग और एक मध्य भाग मेडुला भाग। तो वो हम पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्रंथि पढ़ेंगे तब। तो ये हार्मोन है एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित करता है, कोर्टेक्स भाग को प्रेरित करता है। चौथा हार्मोन आता है FSH हार्मोन, फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन देखिए FSH क्या करता है, ये पुरुष है, ये महिला है। पुरुष में क्या होते हैं, टेस्टिस वृषण होते हैं, महिला में क्या होती है, ओवरी अंडाशय होते हैं। तो अब FSH हार्मोन अधिक है तो स्पर्म निर्माण अधिक होगा, शुक्राणु निर्माण पुरुष में क्या होगा, अधिक होगा। महिला में FSH अधिक है तो अंडाणु निर्माण अधिक होगा, क्या होगा, अंडाणु निर्माण अधिक होगा। ये थी FSH हार्मोन। अब देखिए FSH और LH को ही ICSH बोलते हैं, महिला में LH बोलते हैं और इस LH को ही पुरुषों में ICSH बोलते हैं। तो FSH एंड LH या ICSH हार्मोन गोनेडियल की सक्रियता बढ़ाते हैं, अतः इन्हें गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन सा है। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन FSH और LH या ICSH है, ये हार्मोन क्या होते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं। तो FSH हार्मोन का ये समझ में आया कि FSH है तो स्पर्म निर्माण होगा, अंडाणु निर्माण होगा, और FSH कम है तो स्पर्म निर्माण कम होगा और अंडाणु का निर्माण क्या होगा, कम होगा। उसके बाद देखिए ये LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। अंडोत्सर्ग मतलब ओवुलेशन, ओवुलेशन का मतलब होता है कि अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना, अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ओवुलेशन। यानी सेकेंडरी oocyte का अंडाशय से निकलकर कहाँ जाना, फिलोपियन नलिका में जाना। नॉर्मल याद रखें, अंडोत्सर्ग क्या है, अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। इसको प्रेरित इंड्यूस्ड कौन करता है, LH हार्मोन। फिर आता है छठा हार्मोन ICSH हार्मोन, ICSH हार्मोन इसको बोलते हैं, मैंने बताया था LH को ही ICSH बोलते हैं पुरुष में, महिलाओं में LH बोलते हैं, पुरुष में से ICSH। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल होती है लीडिंग कोशिका, या इसका हिंदी वर्ड है अंतराली कोशिका, और अंतराली कोशिका लीडिंग कोशिका भी बोलते हैं, जो कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है, पुरुषों में होती है, वृषण में होती है। तो ये क्या करेगा, ये हार्मोन लीडिंग कोशिका को अर्थात अंतराली कोशिका को प्रेरित करेगा, और लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका जो है वो किसका स्रावन करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है। तो ICSH हार्मोन क्या करता है, लीडिंग सेल को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावन करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमने पढ़ा था ICSH 6 हार्मोन। सातवां हार्मोन आता है, ये देखिए प्रोलैक्टिन। सातवां हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन या इसको LTH भी बोलते हैं। LTH की फुल फॉर्म लेक्टोट्रोपिक हार्मोन, लेक्टोट्रोपिक हार्मोन, और इसी को ही MTH भी बोलते हैं, मेमोट्रोपिक हार्मोन। MTH मेमोट्रोपिक, मेमोट्रोपिक मतलब स्तन ग्रंथियाँ, तो स्तन ग्रंथियाँ जो दुग्ध स्रावन को प्रेरित करता है। तो ये जो हार्मोन होता है PRL हार्मोन, पीयूष ग्रंथि अग्रभाग से स्रावित होता है, और काम क्या करेगा, ये स्तन ग्रंथि जो होती है, मेमेरी ग्लैंड, आपको बताया था बहिस्रावी ग्रंथि होती है, मेमेरी ग्लैंड स्तन ग्रंथि को प्रेरित अर्थात दुग्ध निर्माण व दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। तो दुग्ध निर्माण व दुग्ध स्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन। किस ग्रंथि से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से। किस भाग से स्रावित होता है, अग्रभाग से। आठवां हार्मोन की बात करें, आठवां हार्मोन है MSH, फुल फॉर्म मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करना, मेलेनोसाइट, साइट वर्ड आ गया, CYTE साइट आ जाए साइंस में, तो उसका मतलब होता है कोशिका। तो यह हार्मोन मेलेनोसाइट कोशिकाओं को प्रेरित करता है, और मेलेनोसाइट कोशिकाएं मेलेनिन वर्णक, मेलेनिन पिगमेंट का स्रावन करती है, मेलेनिन पिगमेंट का स्रावन करती है। और ये मेलेनिन
पिगमेंट जो होता है शरीर में संपूर्ण त्वचा में फैल जाता है और जिसके कारण त्वचा का कलर जो है वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। इसके अलावा देखिए पीनियल ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन का स्रावन होता है। पीनियल ग्रंथि के द्वारा किसका स्रावन होता है, मेलेटोनिन का। और मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो एमएसएच हार्मोन के विरुद्ध काम करता है, उसके ऑपोजिट काम करता है। यानी एमएसएच हार्मोन क्या करता है, ये मेलेनोसाइट को प्रेरित करेगा, मेलेनिन वर्णक, और ये मेलेनिन वर्णक संपूर्ण त्वचा में फैल कर त्वचा का कलर क्या कर देगा, डार्क कर देगा। और मेलेटोनिन हार्मोन है इसके विरुद्ध काम करेगा। ये क्या करेगा, उस मेलेनिन वर्णक को एक जगह पर, उस मेलेनिन के मन को क्या करेगा, एक जगह पर एकत्रित कर देगा। और एकत्रित कर देगा तो जिसके कारण जो मेलेनिन वर्णक है वो एक जगह, यानी डार्क जो है एक जगह, डार्क जो है वो एक जगह हो जाएगा, और बाकी त्वचा का रंग क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, यानी भूरा हो जाएगा। तो कील मुहासे जो होते हैं वो एमएसएच हार्मोन के ही कारण। तिल का निर्माण जो होता है, तिल का निर्माण किसके कारण होता है, एमएसएच हार्मोन के कारण। तिल का निर्माण किसके कारण होता है, एमएसएच हार्मोन के कारण। अब ये था अग्रभाग। उसके बाद हम पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग की बात करें तो पश्च भाग से स्रावित हार्मोन, दो हार्मोन स्रावित होते हैं पश्च भाग से, यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन। पहला एडीएच हार्मोन, फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच को वेसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। एडीएच हार्मोन क्या काम करता है कि नेफ्रॉन जो होते हैं, नेफ्रॉन की डीसीटी जो होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, नेफ्रॉन में पीसीटी डीसीटी होती है, तो डीसीटी जो है दूरस्थ कुंडलित नलिका, उसमें H2O रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है, जल पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। H2O रीअब्सॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। इसे वेसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। वेसोप्रेसिन हार्मोन इसलिए कहते हैं कि यह रक्त वाहिनियों में संकुचन करता है। रक्त वाहिनियों में क्या करता है, संकुचन करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये देखिए वेसोप्रेसिन, इसे वेसोप्रेसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रक्त वाहिनियों में संकुचन करता है और जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब यदि एडीएच की कमी हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, अब यदि एडीएच हार्मोन कम है तो नेफ्रॉन में H2O पुनः अवशोषण क्या होगा, कम होगा। जल का अवशोषण कम होगा तो इसका मतलब जल है वो उत्सर्जित अधिक होगा मूत्र के द्वारा। मूत्र में जल अधिक होगा, जल की मात्रा अधिक होगी, मूत्र क्या होगा, डाइल्यूट होगा, तनु होगा, और मूत्र बार बार आएगा। और इसे हम कहते हैं डायूरेसिस या डायबिटीज इंसिपिडस या पॉलीयूरिया, यानी बार बार मूत्र आना, बार बार क्या आना, मूत्र आना, तनु मूत्र आना। ये क्या है, एडीएच की कमी के कारण होता है। क्योंकि एडीएच का काम क्या है, एडीएच की फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक, यानी डायूरेटिक के विरुद्ध काम करता है, डायूरेसिस के विरुद्ध। इसे हम क्या कहते हैं, यदि एडीएच कम हो गया तो डायूरेसिस। तो ये एडीएच की कमी से। अब मान लीजिए कि एडीएच की अधिकता हो जाए तो क्या होगा, तो देखिए एडीएच की यदि अधिकता हो जाए, एडीएच अधिक है तो एडीएच अधिक है तो ब्लड वेसल्स में संकुचन क्या होगा, अधिक होगा, और ब्लड वेसल्स में संकुचन अधिक होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर अधिक होने पर तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है। अब यदि ब्लड के अंदर, इन ब्लड में साल्ट अधिक है, जल कम है, तो प्राशन दाब अधिक होगा, प्राशन दाब अधिक होगा तो एडीएच अधिक होगा। तो इसलिए एडीएच अधिक होगा तो अधिक होने पर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। साल्ट का मतलब नमक, सोडियम NaCl, तो जो इसका बीपी बढ़ता है बार बार, तो डॉक्टर उसे कम नमक खाने की सलाह देता है, क्योंकि नमक कम होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और एडीएच कम होगा। फिर दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसव हार्मोन, पार्चुरेशन हार्मोन। प्रसव हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जब बच्चा जन्म लेता है चाइल्ड ब्रीथिंग के दौरान यह गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाता है और जिसके कारण हलचल पैदा करता है, ये जिसके कारण प्लेसेंटा टूट जाता है और आसानी से बच्चा जो है उसका जन्म हो जाता है, इसलिए इसको प्रसव हार्मोन कहा जाता है। और यह हार्मोन मिल्क एजुकुलेटरी हार्मोन भी कहलाता है। मिल्क एजुकुलेटरी का मतलब, एजुकुलेटरी का मतलब है बाहर निकलना, बाहर निकलना, और मिल्क का मतलब दूध, तो ये मिल्क एजुकुलेटरी हार्मोन भी कहते हैं। गाय भैंस को जब ये इंजेक्शन दिया जाता है ना, वो ऑक्सीटोसिन का ही होता है।
प्रसव के समय जो इंजेक्शन दिया जाता है वो ऑक्सीटोसिन का ही होता है, ताकि जन्म है वो आसान, बच्चे का जन्म है वो क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। तो ये हमने पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पढ़े थे। अगर भाग से स्रावित होने वाले एंजाइम नहीं, हार्मोन्स पढ़े थे। अगर भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन, पश्च भाग से स्रावित हार्मोन, और यदि इन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होता है, इन हार्मोन की अधिकता हो जाए तो क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें दोस्तों। एकदम परफेक्ट मैटर लेकर के आता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। सिलेक्टेड मैटर, कोई ज़्यादा थ्योरी भी नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स से आप बना भी सकते हैं इसके नोट्स। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको वीडियो को दोस्तों, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो जो है, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अन्य ग्रंथियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि एक ही पढ़ी हमने, पीयूष ग्रंथि। इसके अलावा भी ग्रंथियाँ हैं, थायराइड ग्रंथि है, एडिनल ग्रंथि है, वो ग्रंथियाँ हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अब हमने पीयूष ग्रंथि को कंप्लीट कर लिया।